ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइट कॉलर क्राइम या श्वेत वसन अपराध के बारे में। आधुनिक समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं वैज्ञानिक आविष्कारों में वृद्धि होने के साथ साथ अपराध की दर, प्रकृति एवं प्रकारों में भी परिवर्तन हुआ है। सामान्यतः जब भी इस अपराध की चर्चा हम करते हैं तो इसका अर्थ चोरी, डकैती, हत्या आदि के अपराधों से लिया जाता है। इस प्रकार के अपराध करने वाले व्यक्ति पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, उन्हें दंड दिया जाता है एवं जेल भेज दिया जाता है। इस प्रकार के अपराध साधारण व्यक्तियों एवं निम्न वर्ग के लोगों द्वारा अधिक किए जाते हैं, किंतु दूसरी ओर समाज में प्रतिष्ठित, सुसभ्य एवं समृद्ध समझे जाने वाले लोगों द्वारा भी कई प्रकार के अपराध किए जाते हैं। इन अपराधियों का उद्देश्य अधिकाधिक धन एवं भौतिक सुविधाएं प्राप्त करना होता है। ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति धनी एवं प्रतिष्ठित होने, साधन संपन्न होने तथा वकीलों, न्यायाधीशों, संसद सदस्यों, नेताओं एवं उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क होने के कारण कानून एवं पुलिस की गिरफ्त से बच जाते हैं। वे कानून को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। ये अपराध समाज के उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किए जाते हैं जो सफ़ेद आवरण में ढके रहते हैं। अतः इस प्रकार के अपराधियों को श्वेत वसन अपराधी, सफ़ेद पोश अपराधी या अभिजात अपराधी कहा जाता है। श्वेत वसन अपराध की पृष्ठभूमि या वाइट कॉलर क्राइम के बैकग्राउंड के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत यह उभर कर सामने आता है कि श्वेत वसन अपराध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख का श्रेय अमेरिकन समाजशास्त्री डॉक्टर एडविन सदरलैंड को जाता है। 1939 में अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट समाजशास्त्रीय समाज या अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय पद से भाषण देते हुए अमेरिकन व्यापारियों के कानून विरोधी कार्यों एवं संगठित अपराधों की चर्चा करते हुए डॉक्टर सदरलैंड ने इस अवधारणा की चर्चा की थी। अपने इस भाषण में डॉक्टर सदरलैंड ने सरकार पर आरोप लगाया कि अपराध तो ये व्यापारी करते हैं, किंतु गरीब व्यक्तियों पर अपराध थोपे जाते हैं, उन्हें दंडित किया जाता है क्योंकि उनके पास अपराध छुपाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इसके बाद सदरलैंड ने अमेरिका के 200 सबसे बड़े व्यापारिक संस्थानों में से 70 को अपने अध्ययन के लिए चुना। इसके साथ ही उन्होंने 15 शक्ति और बिजली निगमों का भी विशेष अध्ययन किया। अपने अध्ययन की विस्तृत रिपोर्ट सदरलैंड ने 1949 में प्रकाशित की, जिसमें अनेक चौंका देने वाले तथ्य उभरकर सामने आए। यह भी ज्ञात हुआ कि बड़े बड़े व्यापारी झूठे विज्ञापन, कानून के उल्लंघन, श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी, करों की चोरी, रिश्वत एवं आपराधिक षड्यंत्रों के द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाने में संलग्न थे। डॉक्टर सदरलैंड ने अपने अध्ययन द्वारा जो निष्कर्ष निकाले, उनमें जो प्रमुख निष्कर्ष थे उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उन निष्कर्षों में जो निष्कर्ष निकलकर सामने आए वो ये थे कि 70 संस्थानों एवं कंपनियों के विरुद्ध पिछले 40 वर्षों में अदालतों ने 80 निर्णय दिए। ये निर्णय झूठे विज्ञापनों, ट्रस्ट उल्लंघन, पेटेंट का उल्लंघन, वित्तीय धोखा, जालसाजी आदि से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के लिए दिए गए थे। प्रत्येक निगम या कंपनी ने जिसका अध्ययन किया गया उसका औसतन 14 उल्लंघन उस कंपनियों के द्वारा किए गए थे। किसी कंपनी के विरुद्ध तो 50 तक निर्णय दिए गए थे। इन निगमों में से 18 अपराधियों को अदालत द्वारा दोषी सिद्ध किया गया था। इन निगमों में से औसतन 16% अपराधी न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध किए गए थे। अनेक निगम ऐसे भी थे जिन्होंने युद्ध विधानों का उल्लंघन किया था, जैसे कर चोरी, युद्ध सामग्री में व्यापारिक बाधा डालना आदि। सभी 15 शक्ति और बिजली निगम किसी न किसी प्रकार के दोषी पाए गए और इन पर 20 व्यवहार तथा अपराध निर्णय दिए गए। जन उपयोगिता आयोग ने शक्ति और बिजली निगमों पर 386 आदेश प्रसारित किए थे। इस प्रकार सदरलैंड ने पाया कि समाज की मूल इकाइयां ही अधिक अपराध करती हैं। ये सभी निगम अत्यंत ही महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जो उन व्यक्तियों द्वारा संचालित है जो समाज में विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त है।
सदरलैंड के इस रुचिपूर्ण अध्ययन ने कई लोगों को ऐसे अध्ययन करने के लिए प्रेरित भी किया। वॉलरस्टैन एवं क्लेमेंट वाइल के अध्ययन इस संदर्भ में किए गए महत्वपूर्ण अध्ययनों में माने जाते हैं। इन्होंने श्वेत वसन अपराधियों के अध्ययन के लिए प्रश्नावली विधि का उपयोग किया तथा 49 अपराधों के बारे में जानकारी एकत्रित की। इनमें ठगी, लूट, चोरी, जुआ, दगा, कर चोरी, आक्रमण, गाड़ियों की चोरी, अपराधी निंदा पत्र आदि प्रमुख हैं। 1698 व्यक्तियों ने इनकी प्रश्नावलियों का उत्तर दिया और 91% व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि इन्होंने इनमें से एकाधिक अपराध किए हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में व्यापारी, वकील, अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, चिकित्सक, धर्मवेत्ता, किसान, श्रमिक, गृहस्वामी, विद्यार्थी, सैनिक और शासक आदि को सम्मिलित किया गया था। अब हम सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट में जब हम श्वेतवसन अपराध या वाइट कॉलर क्राइम की बात करते हैं और परिभाषाओं की बात करते हैं तो इनमें सबसे पहली परिभाषा जो कि सदरलैंड के द्वारा ही दी गई है। सदरलैंड मानते हैं कि श्वेतवसन अपराध प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्यवहार के दौरान किया जाता है। सदरलैंड की इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि श्वेतवसन अपराधी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और ये व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान अपराध करते हैं। फिर हम बात करते हैं बार्न्स एंड टीटर्स की। ये कहते हैं कि शंकास्पद आचार नीति वाले व्यापारिक सौदे श्वेतवसन अपराध हैं। इसी प्रकार क्लीनार्ड श्वेतवसन अपराध को परिभाषित करते हुए बात करते हैं कि कानून का वह उल्लंघन जो मुख्यतः व्यापारियों, पेशेवर व्यक्तियों एवं राजनीतिज्ञों जैसे समूहों में उनके व्यवसाय के संबंध में पाया जाता है, श्वेतवसन अपराध है। फ्रैंक हार्टुंग के अनुसार श्वेतवसन अपराध व्यापार से संबंधित कानून का वह उल्लंघन है जो एक कंपनी, कारखाने, फर्म एवं उसके एजेंटों द्वारा फर्म के लिए व्यापार चलाने हेतु किया जाता है। इस प्रकार श्वेतवसन अपराध एक ऐसा अपराध है जो कि उच्च प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा किया जाता है। श्वेतवसन अपराध की विशेषताओं के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो उसकी प्रमुख विशेषताओं में ये तथ्य उभर कर आता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्यों द्वारा श्वेतवसन अपराध किया जाता है। इस प्रकार का अपराध अपराधी अपने व्यवसाय के दौरान ही कानून को भंग करके करता है। इस प्रकार के अपराधी सामर्थ्यवान होते हैं, अतः कानून तोड़ने पर भी इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती है और ये समाज में ऊंचा सिर करके चलते हैं। इस प्रकार के अपराधी अपने ऊंचे पद के कारण अपने हित के कानून बनवाते हैं और संसद सदस्यों एवं कानून निर्माताओं पर दबाव डालते हैं और ऐसे कानूनों के पारित होने का विरोध करते हैं जो उनके हितों के प्रतिकूल होता है। श्वेतवसन अपराधी इस प्रकार का दिखावा करते हैं कि उन्हें समाज सेवा एवं समाज कल्याण में विशेष रुचि है। इसके लिए वे सार्वजनिक संस्थाओं से अपना संपर्क रखते हैं, उन्हें चंदा देते हैं जिससे कि ये संस्थाएं उनके गुणगान करें और उनके विरुद्ध प्रचार न करें। श्वेतवसन अपराधी अपने धन व पद के कारण न्यायाधीशों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, उनसे संपर्क रखते हैं, उन्हें भेंट देते हैं ताकि अवसर आने पर उनसे अपने पक्ष में निर्णय करा सकें। श्वेतवसन अपराधियों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके विरुद्ध कोई संगठित कदम उठाने वाला नहीं होता है तथा उनके द्वारा पहुंचाई गई हानि कई भागों में बंट जाती है। जब कभी श्वेतवसन अपराधियों को न्यायालय में लाना आवश्यक हो जाता है तो इन्हें फौजदारी के स्थान पर दीवानी अदालतों में लाया जाता है जहां ये जुर्माना देकर छूट जाते हैं। श्वेतवसन अपराध आर्थिक प्रकृति के होते हैं जिनका मूल उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना होता है। श्वेतवसन अपराध विघटित समाज में ही नहीं वरन सामान्य एवं विविध मूल्यों वाले समाजों एवं उपसमूहों में भी पाए जाते हैं। श्वेतवसन अपराध विश्वासघात पर आधारित है। सदरलैंड मानते हैं कि श्वेतवसन अपराध विश्वास के उल्लंघन पर आधारित है। उदाहरण के लिए साहूकार लोग अनपढ़ व्यक्तियों को कम पैसा देकर अधिक पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। अनपढ़, गरीब एवं किसान लोगों के विश्वास पर साहूकार नाजायज फायदा उठाते हैं। श्वेतवसन अपराध कानून को लागू करने में भेदभाव पर आधारित है। देश में कानून सभी के लिए समान रूप से बने होने पर भी
धनी, प्रतिष्ठित एवं अधिकारियों से संपर्क रखने वाले व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने पर भी साफ बच जाते हैं। सामान्यतः जनता द्वारा श्वेत वसन अपराध को अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे अपराधियों के प्रति जनता की मनोवृत्ति साधारण अपराधों से भिन्न होती है। इस प्रकार के अपराध मुख्यतः चिकित्सकों, कानूनवेत्ताओं, शिक्षा अधिकारियों, व्यापारियों, संसद सदस्यों, राजनेताओं, इंजीनियरों, उद्योगपतियों आदि के द्वारा किए जाते हैं। श्वेत वसन अपराध परोक्ष रूप से बुद्धिमानी पूर्वक किए जाते हैं, अतः इनका पता लगाना भी अधिकांशतः कठिन होता है। हमारे अगले वीडियो में हम श्वेत वसन अपराध और सामान्य अपराध में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।